हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। अपने चारों ओर देखिए, हमें कई प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में कई वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे जो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। इस चैप्टर में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लेकिन कई विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हुए हैं। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बना हुआ है। एक्टिविटी फर्स्ट, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लीजिए। इस बीकर को पानी से आधा भरकर पानी के स्तर पर एक मार्क लगा दीजिए और नमक, शर्करा को कांच की छड़ की मदद से पानी में मिला दीजिए। पानी के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या पानी के स्तर में कोई बदलाव आया है? इन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और कई एक्टिविटीज़ में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं किस तरह से वाटर और सॉल्ट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, मिल चुके हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये भी एक्टिविटी से जानते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में मिला दीजिए। इस मिक्सचर, इस सॉल्यूशन में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर पानी में मिला दीजिए। फिर इस सारे घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 मिलीलीटर पानी में मिला दीजिए। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक करिए। क्या पानी अब भी रंगीन है? ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लगातार इस एक्टिविटी को करने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Particles of matter have space between them.
एक्टिविटी फर्स्ट और सेकेंड में नमक और शुगर यानी सॉल्ट और शुगर, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में मिल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये दिखाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक्टिविटी थर्ड, अपनी क्लास के किसी कॉर्नर में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने पास जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दीजिए। क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी महक आपको मिलती है? एक्टिविटी फोर्थ, पानी से भरे 2 गिलास या बीकर लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद रेड या ब्लू कलर की इंक डाल दीजिए और दूसरे में हनी यानी शहद डाल दीजिए। इनको अपने घर या क्लास के एक कोने में रख दीजिए और स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा? स्याही यानी इंक का रंग पूरे पानी में एक समान रूप से फैलने में कितना दिन या घंटे लगते हैं। एक्टिविटी फिफ्थ, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालिए और एक और रख दीजिए। हिलाइए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दीजिए। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? ये सारे एक्टिविटी हम जो भी करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये तीनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी सिक्स्थ, इस गेम को एक ग्राउंड में खेलिए। आगे बताए गए ढंग से 4 ग्रुप बनाकर एक ह्यूमन चेन यानी कि मानव श्रृंखला बनाइए। फर्स्ट ग्रुप ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लीजिए। दूसरा ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ह्यूमन चेन बनाइए। फिर थर्ड ग्रुप केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बनाइए। अब फोर्थ ग्रुप ये सारे तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने की कोशिश करेगा। किस समूह को, किस ग्रुप को तोड़ना आसान था और क्यों? अगर हम सभी स्टूडेंट्स को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? एक्टिविटी 7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लीजिए। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींचकर उससे छोटा कर दीजिए। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका पता लगाइए। एक्टिविटी 8, पानी का नल खोलकर पानी की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास कीजिए। क्या पानी की धार कटती है? पानी की धार ना कटने का क्या कारण है? ये तीनों एक्टिविटी की पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करती है, फोर्स। ये फोर्स कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य सभी पदार्थ में अलग अलग होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ये 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं इसके कणों की कई विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 9,
कई वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए जैसे कि पेन, बुक, सुई और लकड़ी की छड़। इन सभी वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का एक ड्राइंग बना लीजिए, स्केच बना लीजिए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करिए। क्या इनका संपीड़न होता है, कंप्रेसिंग होता है? ये सभी एग्जाम्पल ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? कई आकार के बर्तनों में रखने वाली चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसकी संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर फिर से अपने वही आकार में आ जाता है। एक बार आप अपने कोई भी घर में रबर बैंड हो उसको हाथ से खींच कर देखिएगा और फिर उसको वापस छोड़ दीजिएगा। आपने देखा भी होगा वो फिर उसी शेप में आ जाता है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर ये टूट जाता है। चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे होल्स होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकलती है जिससे ये कंप्रेस होता है। द लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 10th। फिर यहाँ पर हम कुछ वस्तुएं इकट्ठा करेंगे जैसे कि पानी, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और कुछ ठंडे पीने वाली चीज़ें। कई प्रकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पर निशान लगा लें। इन लिक्विड्स को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर माप अलग अलग बर्तनों में हमेशा एक एक करके डालें। क्या सभी बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव्य को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? इस एक्टिविटीज़ से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो वो उसी आकार का ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है और उनका आकार बदलता है, इसीलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। एक्टिविटी 4th और 5th के करने से हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर पानी में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में जो स्पेस वो होता है वो अधिक होता है। द गैसियस स्टेट। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे भरते हैं। उनसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। एक्टिविटी 11th। 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लीजिए और उनके सिरे को रबड़ की कॉर्क से बांधकर रख दीजिए जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लीजिए। पहली सिरिंज में हवा रहने दीजिए, दूसरे में पानी और तीसरे में चॉक के टुकड़े भर दीजिए। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दीजिए। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करिए। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया?
हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी या हॉस्पिटल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से जो कंप्रेशन गैस होती है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग होता है। कंप्रेशन काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली कोई भी दुर्गंध से या गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए गए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से करिए। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण कई गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स? हम इन सारे एक्टिविटी को करके जानते हैं कि पानी पदार्थ की जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है वो कौन कौन सी है। सॉलिड एज आइस, ठोस जैसे बर्फ, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, द्रव जैसे पानी, और गैस एज वाटर वेपर, गैस जैसे जल वाष्प। ये अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्टिविटी 12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया उस तरह से प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस तरह लटका दीजिए कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कीजिए। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कीजिए। जब पूरा बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाए तो फिर से तापमान उसको नोट कीजिए। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में क्या बदलाव हुआ? अब बीकर में एक कांच की छड़ डालिए और हिलाते हुए गर्म कीजिए जब तक पानी उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखिए जब तक कि अधिकतर वाटर वेपर ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तनों को नोट कीजिए और ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। किसी भी ठोस का मेल्टिंग पॉइंट उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.16 के या 15 के होता है। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं यानी कि फ्यूज़न भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है।
जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 के पर पानी के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम पानी में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करता है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका वेपर स्टेट यानी कि उसको वाष्प में बदल जाने को क्या कहते हैं? क्वथनांक या समष्टि गुण कहते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस द्रव और द्रव से गैस बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा स्टेट है। एक्टिविटी 13, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लीजिए और इसे पूरा मिक्स करके चीनी की यानी चाइना डिश में डाल दीजिए। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दीजिए। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दीजिए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। कॉटन प्लग से रखा गया है। अब धीरे धीरे गर्म कीजिए और ध्यान से देखिए। इस एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? इस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिपोजिशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की कई अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने और संपीड़न करने, कंप्रेस करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ये तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का यहाँ पर इंटरकन्वर्शन बताया गया है। इवोपोरेशन, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या हमेशा ऊष्मा देना या दाब डालना आवश्यक है? क्या आपने हमेशा से आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आप हर दिन देखते हो, जिसमें बिना किसी भी वेपर के, किसी भी चेंजिंग के पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में पानी का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों में अलग मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 4, एक टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर पानी लीजिए और इसे खिड़की के पास या फैन के नीचे रख दीजिए।
खुली रखी इस चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर पानी रखकर उसे खिड़की के पास या फैन के नीचे रख दीजिए। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर पानी रखकर उसे अपने क्लास की किसी अलमारी के अंदर रख दीजिए। कमरे का जो टेम्परेचर है उसे नोट कीजिए। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करिए। बारिश के दिन भी इन एक्टिविटी को करके आप अपने परीक्षण लिख सकते हैं। वाष्पीकरण के कई तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर कई चीज़ों से बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और ये एक सरफेस एरिया बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वो वाष्पित हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही पानी यानी जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ये हवा के तेज होने से जल वाष्प कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के पानी जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण ये जो सराउंडिंग्स होती हैं अपने आसपास शीतलता यानी ठंडा हो जाता है। जब आप एसीटोन या जो नेल्स की पॉलिश हटाने वाला जो होता है थिनर को अपने हाथ पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हाथ या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हाथ ठंडा महसूस होता है हाथ पर। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं क्योंकि पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? Why should we wear cotton clothes in summer? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? किसी बर्तन में हम बर्फीला पानी रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें पानी की बूंदें नज़र आने लगती है। हवा में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें पानी की बूंदों के रूप में नज़र आता है।